नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स म्यूजियम एंड म्यूजियोलॉजी को पढ़ने वाले हैं। क्योंकि मैं इसमें हिंदी में पढ़ाने वाला हूं, लेकिन अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो आप हमसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। और इस सब्जेक्ट के PYQ पे मैं वीडियो बना चुका हूं। इसके सिलेबस को एक वीडियो में मैं इसके सिलेबस के टॉपिक्स को मैं बता चुका हूं। इसमें मैं इसके सिलेबस के सारे टॉपिक्स को ब्रीफली डिस्क्राइब करने वाला हूं और हिंदी में बताने वाला हूं। तो आइए, यूनिट फर्स्ट में हमारा जो पहला टॉपिक है वो है डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ म्यूजियम एंड म्यूजियोलॉजी। तो इसे पढ़ते हैं। मैं आपको पहले बता दूं कि इस वीडियो के बाहर से आपका कोई भी प्रश्न नहीं आएगा एग्ज़ाम में, तो आप निश्चिंत होकर इस वीडियो को अच्छे से एक दो बार देख लीजिए और आप एग्ज़ाम देने जा सकते हैं। तो आइए हम डेफिनेशन देखते हैं म्यूजियम का। म्यूजियम यानी कि संग्रहालय। संग्रहालय एक अस्थायी और गैर लाभकारी संस्था है जो मानवता और प्रकृति की संस्कृति, ऐतिहासिक और वैज्ञानिक या कलात्मक धरोहर को संजोने, अध्ययन करने, व्याख्या करने और प्रदर्शित करने के लिए कार्य करती है। यह समाज को शिक्षा, ज्ञान और मनोरंजन के लिए एक मंच प्रदान करती है। संग्रहालय का मुख्य उद्देश्य पुरानी और वर्तमान पीढ़ियों के बीच एक सेतु का निर्माण करना है, जिससे लोग विभिन्न संस्कृतियों, परंपराओं और प्राकृतिक घटनाओं को गहराई से समझ सके। संग्रहालय के प्रकार विविध हो सकते हैं, जैसे कला संग्रहालय, इतिहास संग्रहालय, विज्ञान संग्रहालय, बच्चों के संग्रहालय, इको म्यूजियम। यह स्थान न केवल शैक्षणिक होते हैं बल्कि संवाद और विचार विमर्श के लिए भी प्रेरणा देते हैं। आइए अब हम संग्रहालय विज्ञान यानी म्यूजियोलॉजी को देखते हैं। इसकी परिभाषा को देखते हैं। संग्रहालय विज्ञान यानी कि म्यूजियोलॉजी संग्रहालय के अध्ययन का क्षेत्र है। यह संग्रहालय के उद्देश्य, संरचना और कार्य प्रणाली के सैद्धांतिक, व्यवहारिक और नैतिक पहलुओं पर प्रकाश डालता है। संग्रहालय विज्ञान मुख्य रूप से निम्नलिखित विषयों पर ध्यान केंद्रित करता है। पहला है हमारा संग्रह की प्राप्ति, संरक्षण और दस्तावेजीकरण, यानी कि रिसोर्स को प्राप्त करना, उसका संरक्षण करना, कंजर्वेशन, और दस्तावेजीकरण मतलब उसको डॉक्यूमेंटेशन करना, उसको डॉक्यूमेंट्री बना के रखना। दूसरा है प्रदर्शनी का डिजाइन और व्याख्या। तीसरा है शिक्षा और सामुदायिक भागीदारी में संग्रहालयों की भूमिका। उसी प्रकार चौथा है हमारा सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व और संग्रहालय प्रथाओं के उपनिवेशवाद रहित करने जैसे नैतिक मुद्दे। संग्रहालय विज्ञान यह भी अध्ययन करता है कि संग्रहालय समाज और संस्कृति पर क्या प्रभाव डालते हैं। यह उन्हें शक्ति, ज्ञान और सार्वजनिक सेवा के संस्थानों के रूप में विश्लेषित करता है। यह क्षेत्र इतिहास, नृविज्ञान यानी कि एंथ्रोपोलॉजी, समाजशास्त्र और कला जैसे विभिन्न विषयों से अंतर्दृष्टि प्राप्त करता है, ताकि संग्रहालय की प्रासंगिकता और प्रभावशीलता को बेहतर बनाया जा सके। संक्षेप में कहा जाए तो जहाँ संग्रहालय वे स्थान है जहाँ वस्तुओं और विचार साझा किए जाते हैं, वहीं संग्रहालय विज्ञान वह अध्ययन है जो इन स्थानों को सुचारू रूप से और प्रभावी ढंग से संचालित करने का मार्गदर्शन करता है। अब हम हिस्ट्री ऑफ म्यूजियम इन इंडिया कॉलोनियल टू पोस्ट इंडिपेंडेंस, यानी कि भारत में संग्रहालयों का इतिहास औपनिवेशिक युग से स्वतंत्रता के बाद तक को देखते हैं। यह हमारे फर्स्ट यूनिट का दूसरा टॉपिक है। भारत में संग्रहालय का इतिहास देश के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का प्रतिबिंब है। यह औपनिवेशिक संस्थान से शुरू होकर आधुनिक युग में शिक्षा और सांस्कृतिक संरक्षण के केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। संग्रहालय के विकास को दो प्रमुख चरणों में विभाजित किया जा सकता है: औपनिवेशिक युग और स्वतंत्रता के बाद का दौर। औपनिवेशिक युग का समय काल है 18वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी तक। ब्रिटिश शासन के दौरान आरंभिक विकास को देखते हैं, यानी कि औपनिवेशिक काल में म्यूजियम का विकास। भारत में संग्रहालय की शुरुआत ब्रिटिश शासन के दौरान हुई। ब्रिटिश प्रशासन का उद्देश्य भारत के प्राकृतिक संसाधनों, प्राचीन वस्तुओं और सांस्कृतिक धरोहर का अध्ययन करना और दस्तावेजीकरण करना था।
इस उद्देश्य से संग्रहालय की स्थापना की गई, जहां उपमहाद्वीपों के विभिन्न हिस्सों से एकत्र की गई वस्तुओं को संरक्षित और प्रदर्शित किया गया। पहला जो म्यूजियम बना वो 1814 में इंडियन म्यूजियम ऑफ कोलकाता बना। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल द्वारा स्थापित यह भारत का सबसे पुराना और विश्व के प्रमुख संग्रहालयों में से एक है। इसका प्रारंभिक ध्यान प्राकृतिक इतिहास, पुरातत्व और भूविज्ञान पर था। इसके बाद 1851 में मद्रास म्यूजियम की स्थापना की गई। चेन्नई में स्थापित यह कला, पुरातत्व और प्राकृतिक इतिहास पर केंद्रित था। इसके बाद तीसरा म्यूजियम जो बना वो था विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम, जो कि मुंबई में 1855 में बनाया गया था, जिसे अब डॉक्टर भाऊ दाजी लाड संग्रहालय कहा जाता है। यह भारत की शिल्पकला और औद्योगिक कलाओं को प्रदर्शित करने वाला एक प्रमुख संग्रहालय है। इसके बाद चौथा है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1861 में की गई। भारतीय प्राचीन वस्तु को संरक्षित करने के लिए इसकी स्थापना हुई थी। इसके द्वारा एकत्रित वस्तुओं को क्षेत्रीय संग्रहालयों में प्रदर्शित किया गया। अब हम संग्रहालयों के उद्देश्य और इसके प्रभाव को देखते हैं। संग्रहालयों का उद्देश्य भारत की संपदा और विविधता को प्रदर्शित करना था, लेकिन यह मुख्य रूप से ब्रिटिश विद्वानों और अधिकारियों के लिए था। इन संग्रहालयों में औपनिवेशिक दृष्टिकोण से भारत की संस्कृति को प्रस्तुत किया गया, जिसमें भारतीयों की भागीदारी सीमित थी। संग्रहालय में भारत की संस्कृति को विलक्षण और अल्प विकसित के रूप में प्रस्तुत करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया गया। अब हम स्वतंत्रता के बाद यानी कि पोस्ट इंडिपेंडेंस में संग्रहालय यानी म्यूजियम के विकास को देखते हैं। इसके उद्देश्य और दृष्टिकोण में परिवर्तन जो हुआ उसे देख लेते हैं। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद संग्रहालयों के उद्देश्य में बड़ा बदलाव आया। औपनिवेशिक दृष्टिकोण को छोड़कर भारत की सांस्कृतिक विविधता और गौरवशाली इतिहास को प्रस्तुत करने पर जोर दिया गया। संग्रहालय को राष्ट्रीय पहचान और गौरव के प्रतीक के रूप में देखा जाने लगा। जहाँ कि हम कॉलोनियल पीरियड यानी औपनिवेशिक काल में देख रहे थे कि भारतीय संस्कृति को नीचा दिखाया जा रहा था, विलक्षण और अल्प विकसित के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा था। लेकिन जब हम देखते हैं 1947 के बाद इसमें भारत के गौरवशाली इतिहास को प्रस्तुत करने पर जोर दिया गया। पोस्ट इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय संग्रहालयों के विकास को देखते हैं। पहला म्यूजियम नेशनल म्यूजियम जो कि नई दिल्ली में है, इंडिया गेट के पास है। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। स्वतंत्र भारत का सबसे महत्वपूर्ण संग्रहालय जो भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित और प्रदर्शित करता है। इसमें प्रागैतिहासिक काल से लेकर आधुनिक काल तक की वस्तुओं का विशाल संग्रह है। इसके बाद 1964 में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी की स्थापना हुई थी। भारत के प्रधानमंत्री को समर्पित यह संग्रहालय भारत के स्वतंत्रता संग्राम और नेहरू की विरासत को प्रदर्शित करता है। इसके बाद कुछ विशेषीकृत संग्रहालय हैं, उसे देखते हैं। जैसे जनजातीय संग्रहालय, जैसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल आदिवासी संस्कृतियों को प्रदर्शित करता है। उसी प्रकार विज्ञान संग्रहालय जैसे बिरला इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजी म्यूजियम विज्ञान और तकनीकी विकास को बढ़ावा देता है। कॉलोनियल पीरियड और पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में जो बदलाव आए उसे देखते हैं। उपनिवेशवाद का खंडन और समावेशिता। औपनिवेशिक काल के संग्रहालयों के दृष्टिकोण को बदला गया और संग्रहालयों में संग्रह की गई वस्तुओं के अधिग्रहण की प्रक्रिया की आलोचनात्मक समीक्षा की गई। जनजातीय, लोक और क्षेत्रीय संस्कृतियों को संग्रहालय में अधिक स्थान दिया गया। उसी प्रकार शिक्षा और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा दिया गया। संग्रहालयों को केवल प्रदर्शन स्थलों के बजाय शैक्षणिक और सामुदायिक भागीदारी के केंद्र के रूप में विकसित किया गया। प्रदर्शनी, कार्यशालाओं और गतिविधियों के माध्यम से समुदायों को जोड़ने का प्रयास किया गया। उसी प्रकार आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी को जोड़ा गया। 21वीं शताब्दी में संग्रहालयों में वर्चुअल रियलिटी, इंटरैक्टिव प्रदर्शनियों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग शुरू किया गया। संग्रहों को डिजिटलीकरण और वर्चुअल टूर जैसे प्रयासों से
संग्रहालय को विश्व स्तर पर सुलभ बनाया गया। अब हम संग्रहालयों की मुख्य चुनौतियों की बात करें तो स्वतंत्रता के बाद भी संग्रहालय को अपर्याप्त धन और प्रशिक्षित पेशेवर की कमी है और जनता के बीच जागरूकता की कमी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए संग्रहालय को अधिक संवादात्मक और आकर्षक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। भारत में संग्रहालयों का इतिहास औपनिवेशिक नियंत्रण से स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में उनके विकास को दर्शाता है। जहां औपनिवेशिक काल में संग्रहालय ब्रिटिश हितों की पूर्ति करते थे, वहीं स्वतंत्रता के बाद के संग्रहालय भारत की विविध संस्कृतियों धरोहर को संरक्षित और प्रदर्शित करने का माध्यम बन गए। आज संग्रहालय शिक्षा, संवाद और सांस्कृतिक संरक्षण के केंद्र के रूप में लगातार विकसित हो रहे हैं। आइए अब हम यूनिट फर्स्ट के नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, जो है एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑन न्यू म्यूजियोलॉजी। न्यू म्यूजियोलॉजी 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उभरती एक प्रगतिशील अवधारणा है जो पारंपरिक संग्रहालय प्रणाली के खिलाफ एक प्रक्रिया के रूप में विकसित हुई है। पारंपरिक न्यू म्यूजियोलॉजी मुख्य रूप से संग्रह, संरक्षण और प्रदर्शनी पर केंद्रित थी, जिसमें वस्तुओं को संग्रहालय का केंद्र माना जाता था। इसके विपरीत नया म्यूजियोलॉजी संग्रहालय को सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संदर्भ में देखने और उनके संभावित सामाजिक प्रभावों को समझने की वकालत करता है। यह उपनिवेशवाद, शक्ति संबंधों और प्रतिनिधित्वों के मुद्दे पर एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाने पर जोर देता है। आइए इसके मुख्य सिद्धांत को देखते हैं। इसके संदर्भ का महत्व। न्यू म्यूजियोलॉजी वस्तुओं को उनके ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों में प्रस्तुत करने पर जोर देता है। यह इस धारणा को चुनौती देता है कि संग्रहालय में प्रदर्शित वस्तुएं केवल अपनी कलात्मक और भौतिक विशेषताओं के लिए ही महत्वपूर्ण हैं। इसके बजाय यह उन कहानियों और अनुभवों को भी उजागर करता है जो इन वस्तुओं के पीछे छिपे हुए हैं। दूसरा महत्व है उपनिवेशवाद का खंडन और सही प्रतिनिधित्व। न्यू म्यूजियोलॉजी संग्रहालयों के उपनिवेशवादी इतिहास और उनकी संग्रह प्रक्रियाओं पर सवाल उठाने की आवश्यकता पर बल देता है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी संस्कृतियों और समुदायों को उनके सही और सम्मानजनक स्वरूप में प्रदर्शित किया जाए। समुदाय की भागीदारी पर जोर देता है। संग्रहालय को केवल शैक्षणिक या विशेषज्ञ संस्थानों के बजाय समुदाय के लिए सार्वजनिक स्थान माना जाता है। नया म्यूजियोलॉजी स्थानीय समुदाय की भागीदारी को प्राथमिकता देता है और उन्हें अपने इतिहास और संस्कृति को प्रदर्शित करने के तरीके तय करने का अधिकार देता है। सह निर्माण और सहयोग पर आधारित प्रदर्शनियां इस सिद्धांत का उदाहरण है। चौथा इसका महत्व है दर्शक केंद्रित दृष्टिकोण। पारंपरिक संग्रहालय अक्सर विशेषज्ञों की दृष्टि से प्राथमिकता देते थे। न्यू म्यूजियोलॉजी दर्शकों के अनुभव और उनकी शिक्षा को प्राथमिकता देता है। प्रदर्शनी के अधिक आकर्षक और सहभागिता आधारित बनाने के लिए इंटरैक्टिव तकनीकों और मल्टीमीडिया का उपयोग किया जाता है। पाँचवें इसके महत्व को देखें तो वो है आलोचनात्मक और आत्मविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण। संग्रहालय को अपने कार्य और उद्देश्य की आलोचनात्मक जांच करने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसमें संग्रह की नैतिकता, इतिहास के चित्रण और प्रदर्शनी के चयन जैसे मुद्दे शामिल हैं। इसके बाद अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण। न्यू म्यूजियोलॉजी समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, इतिहास और संस्कृति अध्ययन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में से दृष्टिकोण अपनाता है। यह संग्रहालयों को जटिल मुद्दों को संबोधित करने, अपने दर्शकों के साथ गहरे और अधिक सार्थक संबंध बनाने में मदद करता है। अब हम इसके प्रभाव को देखते हैं। न्यू म्यूजियोलॉजी ने संग्रहालय को केवल वस्तुओं के भंडार के रूप में देखने की धारणा को बदल दिया है। अब संग्रहालय को शिक्षा, संस्कृति, समझ और सामाजिक परिवर्तन के लिए एक मंच के रूप में देखा जाता है। इसने इको म्यूजियम और सामुदायिक संग्रहालय जैसे नए प्रारूपों को जन्म दिया है जो स्थानीय कहानियों और भागीदारी पर भी आधारित है। न्यू म्यूजियोलॉजी संग्रहालय को समावेशी, सुलभ, सामाजिक रूप से प्रासंगिक बनाने की दिशा में काम करता है। यह संग्रहालय को प्रेरित करता है कि वे अपने वर्तमान सामाजिक मुद्दों से जुड़े रहें
और बदलती दुनिया में अपनी भूमिका निभाए। यहाँ पे यूनिट फर्स्ट हमारा समाप्त होता है। अब हम यूनिट सेकंड को देखते हैं। यूनिट सेकंड का पहला टॉपिक है वेरियस फंक्शंस ऑफ म्यूजियम। तो आइए हम संग्रहालय के विभिन्न कार्यों को देखते हैं। संग्रहालय सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, कलात्मक और वैज्ञानिक धरोहर के संरक्षक होते हैं। ये बहुआयामी संस्थाएं हैं जो वस्तुओं और विचारों को संरक्षित करते हैं। ये बहुआयामी संस्थाएं हैं जो वस्तुओं और विचारों को संरक्षित करने, दस्तावेजीकरण करने यानी कि डॉक्यूमेंटेशन करने, व्याख्या करने और प्रदर्शित करने के विभिन्न कार्यों को करती है। संग्रहालय के कुछ प्रमुख कार्य यहाँ बताए जा रहे हैं। इसका पहला कार्य है संग्रह यानी कि कलेक्शन। संग्रह एक संग्रहालय के कार्य का आधार है। संग्रहालय उन वस्तुओं को इकट्ठा करते हैं जो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक या कलात्मक महत्व रखती है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य मानव इतिहास और प्राकृतिक धरोहर को भविष्य पीढ़ियों के लिए संरक्षित करना है। इसके संग्रह के तरीके को देखें तो संग्रहालय वस्तुओं को विभिन्न तरीकों से इकट्ठा करते हैं, जैसे दान में लेकर, खरीदकर, अनुसंधान अभियानों के द्वारा, निजी संग्रहकर्ताओं से दान लेकर तथा अन्य संग्रहालयों से आदान प्रदान के माध्यम से। संग्रह की श्रेणियों को देखें तो ये वस्तुएं चित्रकला, मूर्तिकला, पुरातात्विक वस्तुएं, जातीय वस्तुएं, पांडुलिपियां, जीवाश्म आदि हो सकती हैं। संग्रहालय का लक्ष्य ऐसे संग्रह बनाना है जो समय और संस्कृति के पार बहुमुखी और व्यापक दृष्टिकोण से कहानियां सुनाएं। संग्रह के माध्यम से संरक्षण। इन वस्तुओं को नियंत्रित वातावरण में संरक्षित करके संग्रहालय यह सुनिश्चित करते हैं कि भविष्य में इनका अध्ययन और आनंद लिया जा सके। अनुसंधान और शिक्षा। संग्रह का उपयोग शोधकर्ताओं, इतिहासकारों, वैज्ञानिकों, कलाकारों द्वारा किया जाता है, जिससे विभिन्न पहलुओं पर अंतर्दृष्टि मिलती है। आइए अब इसके डॉक्यूमेंटेशन यानी कि दस्तावेजीकरण को देखते हैं। दस्तावेजीकरण एक संग्रहालय के कार्यों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके माध्यम से संग्रह की प्रत्येक वस्तु के बारे में विस्तृत जानकारी दर्ज की जाती है। यह कार्य संग्रह की स्थिति, उत्पत्ति और इतिहास को व्यवस्थित रूप से रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। मैनुअल दस्तावेजीकरण यानी मैनुअल डॉक्यूमेंटेशन। पारंपरिक रूप से संग्रहालय मैनुअल रूप से रिकॉर्ड रखते थे, जैसे कि कैटलॉग कार्ड, सूचीपत्र और सूची की किताबें, जिनमें वस्तु के विवरण, निर्माता, उत्पत्ति, अधिग्रहण विधि और स्थिति जैसे जानकारी होती थी। लेकिन अब डिजिटल दस्तावेजीकरण होता है यानी डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन होता है। आधुनिक संग्रहालय डिजिटल सिस्टम का उपयोग करते हुए अपनी वस्तुओं को रिकॉर्ड करते हैं। डेटाबेस सॉफ्टवेयर के माध्यम से संग्रह की जानकारी संग्रहित की जाती है, जिससे डेटा का आसानी से पुनः प्राप्त किया जा सके। फोटोग्राफिक दस्तावेजीकरण उच्च गुणवत्ता की छायाचित्र वस्तुओं की स्थिति और रूप का रिकॉर्ड करने के लिए आवश्यक होती है। ये चित्र वस्तु के संरक्षण, बीमा उद्देश्यों और शोध के लिए उपयोगी होते हैं। संरक्षित संरक्षण को देखते हैं। संरक्षित संरक्षण उस प्रक्रिया को कहा जाता है जिसके तहत वस्तुओं को पर्यावरणीय कारकों, कीड़ों, भंडारण और संभालने के कारण होने वाली क्षति से बचाया जाता है। इसका उद्देश्य वस्तुओं की असली स्थिति को बनाए रखते हुए उनकी उम्र बढ़ाना है। पर्यावरण नियंत्रण। संग्रहालयों में संग्रहण और प्रदर्शनी क्षेत्रों में तापमान, आर्द्रता और प्रकाश जैसी पर्यावरणीय स्थितियों को नियंत्रित किया जाता है। अत्यधिक तापमान, आर्द्रता में उतार चढ़ाव और सीधी धूप से कई प्रकार की वस्तुएं क्षतिग्रस्त हो सकती हैं। भंडारण समाधान। इसके अंतर्गत वस्तुओं को संरक्षित करने के लिए उचित भंडारण और संभालने की तकनीकों का पालन किया जाता है। संग्रहालय वस्तुओं को अम्ल रहित बॉक्स और कस्टम मेड केस या गुणवत्ता वाले फोल्डरों में संग्रहित करते हैं। कीट नियंत्रण यानी कि कीड़े मकोड़ों से बचाना। संग्रहालयों में कीटों या चूहों जैसे जीवों से होने वाली क्षति को रोकने के लिए कदम उठाए जाते हैं। कीटों की निगरानी और एकीकृत कीट प्रबंधन रणनीतियों का उपयोग किया जाता है।
उसके रख रखाव को देखें तो संग्रहालय स्टाफ को वस्तुओं को ठीक से संभालने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है ताकि किसी भी प्रकार की शारीरिक क्षति से बचा जा सके। नियमित सफाई और वस्तु के रख रखाव के लिए निगरानी जरूरी होती है। अब हम एग्जीबिशन यानी प्रदर्शनी को देखें तो प्रदर्शनी संग्रहालय का सबसे प्रमुख कार्य है। इसके माध्यम से संग्रहालय अपनी वस्तुओं को प्रदर्शित करते हैं, शैक्षिक उद्देश्य की पूर्ति करते हैं और जनता के साथ संवाद स्थापित करते हैं। प्रदर्शनी कहानी बताने का एक तरीका है और दर्शकों को एक उद्देश्यपूर्ण तरीके से वस्तुओं से जुड़ने का अवसर प्रदान करती है। अस्थायी प्रदर्शनी ये दीर्घकालिक प्रदर्शनी होती है जो संग्रहालय के मुख्य संग्रह को प्रदर्शित करती है। ये प्रदर्शनी आमतौर पर संग्रहालय के मुख्य विषयों या सांस्कृतिक पहलुओं का एक व्यापक दृश्य प्रदान करती है। कुछ अस्थायी और यात्रा प्रदर्शनी होती है। अस्थायी प्रदर्शनी विशिष्ट विषयों या घटनाओं पर आधारित होती है और एक सीमित समय तक प्रदर्शित की जाती है। यात्रा प्रदर्शनी संग्रहालयों द्वारा साझा की जाती है और विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शित होती है। इसके बाद है इंटरैक्टिव प्रदर्शनी। आजकल संग्रहालय इंटरैक्टिव और सम्मोहक तत्वों को अपनी प्रदर्शनी में शामिल कर रहे हैं, जैसे कि मल्टीमीडिया, वर्चुअल रियलिटी और हाथों से करने योग्य गतिविधियाँ, ताकि दर्शकों को और अधिक आकर्षित किया जा सके। व्याख्या और शिक्षा। संग्रहालय प्रदर्शनी के माध्यम से जानकारी प्रदान करते हैं, जैसे कि वस्तु के महत्व, संदर्भ और इतिहास को समझने के लिए शैक्षिक सामग्री, ऑडियो गाइड्स और डिजिटल कियोस्क का उपयोग। संग्रहालय के कार्य कई आयाम में फैले हुए हैं जो उनके महत्व को और बढ़ाते हैं। वे सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर को संरक्षित करने, वस्तुओं का दस्तावेजीकरण करने, वस्तुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और जनता के लिए शैक्षणिक और प्रेरणादायक प्रदर्शनी प्रस्तुत करने के माध्यम से समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन कार्यों के द्वारा संग्रहालय शिक्षा, शोध और सांस्कृतिक आदान प्रदान और ज्ञान की सुलभता में योगदान करते हैं। आइए अब हम इसके दूसरे टॉपिक टाइप्स ऑफ म्यूजियम्स को देखते हैं, यानी संग्रहालय के प्रकार को देखते हैं। ये इस सिलेबस का अंतिम टॉपिक है, तो आइए इसे पढ़ते हैं। संग्रहालय के प्रकार। संग्रहालय वे संस्थाएं हैं जो सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, कलात्मक या वैज्ञानिक महत्व की वस्तुओं और विचारों का संग्रह, संरक्षण और प्रदर्शन करती हैं। ये संस्थाएं जनता को शिक्षा देने, विचारों का आदान प्रदान करने और संग्रह की वस्तुओं के माध्यम से जानकारी प्रदान करने का कार्य करती है। संग्रहालयों के विभिन्न प्रकार होते हैं जो विभिन्न विषयों या संग्रहों पर आधारित होते हैं। आइए अब हम संग्रहालयों के प्रमुख प्रकारों को देखते हैं और उनके कार्य को देखते हैं। पहला है कला संग्रहालय यानी कि आर्ट म्यूजियम। इसके केंद्र की भावना को देखें तो कला संग्रहालय दृश्य कला जैसे चित्रकला, मूर्तिकला, चित्र, फोटोग्राफी और अन्य कलात्मक अभिव्यक्तियों को प्रदर्शित करते हैं। इसके उद्देश्य को देखें तो इनका उद्देश्य कला के इतिहास, समकालीन कला आंदोलन और विभिन्न कलात्मक शैलियों के बारे में जनता को शिक्षा देना है। इसके संग्रह को देखें तो कला संग्रहालयों में प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक कला के उत्कृष्ट उदाहरण होते हैं। उदाहरण के तौर पे लुव्र संग्रहालय जो कि पेरिस में है, यहाँ मोनालिसा और वेनस डे मिलो जैसी प्रसिद्ध पेंटिंग्स को रखे गए हैं, उनके प्रसिद्ध कार्य का घर है। उसी तरह दूसरा है टेट मॉडर्न जो कि लंदन में है। यह म्यूजियम आधुनिक और समकालीन कला का केंद्र है। उसी प्रकार तीसरा है म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट, यह न्यूयॉर्क में है। यह आधुनिक कला का प्रसिद्ध संग्रहालय है। इसी प्रकार म्यूजियम के दूसरे प्रकार को देखें तो वो है ऐतिहासिक म्यूजियम यानी कि हिस्ट्री म्यूजियम। इसके केंद्र की भावना को देखें तो इतिहास संग्रहालय ऐतिहासिक वस्तुओं और घटनाओं को प्रदर्शित करते हैं जो समाज और संस्कृति के विकास को दर्शाते हैं। इनके उद्देश्य को देखें तो ये संग्रहालय पिछले समयों, महत्वपूर्ण घटनाओं और ऐतिहासिक पात्रों को समझाने का कार्य करते हैं। इनके संग्रह को देखें तो इन संग्रहालयों में प्राचीन वस्तुओं, चित्र, दस्तावेज और ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़े अन्य वस्तु होते हैं। उदाहरण के तौर पे ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में है।
इसमें विश्व इतिहास के विभिन्न पहलुओं का संग्रह है। उसी प्रकार राष्ट्रीय अमेरिकी इतिहास संग्रहालय वाशिंगटन डीसी में है, अमेरिका की राजधानी में। यह संग्रहालय अमेरिका के इतिहास पर केंद्रित है। इतिहास और उद्योग संग्रहालय सिएटल, जो कि अमेरिका में है, यह अमेरिका के इतिहास और पश्चिमी अमेरिका के इतिहास पर आधारित है। तीसरा है हमारा पुरातात्विक संग्रहालय यानी कि आर्कोलॉजिकल म्यूजियम। इसके केंद्र में पुरातात्विक संग्रहालय प्राचीन सभ्यताओं, उत्खनन और पुरानी संस्कृतियों से संबंधित वस्तुओं का संग्रह और प्रदर्शनी करते हैं। उद्देश्य के तौर पर देखें तो ये संग्रहालय पुरानी सभ्यताओं की जीवन शैली, संस्कृति और विकास को उजागर करने का कार्य करती है। इसके संग्रह को देखें तो इन संग्रहालयों में वस्त्र, उपकरण, मूर्तियाँ और अन्य प्राचीन वस्तुएं होती हैं जो पुरानी सभ्यताओं से संबंधित होती है। उदाहरण के तौर पे मिस्र का संग्रहालय, जो कि मिस्र की राजधानी काहिरा में है, इसमें मिस्र की प्राचीन वस्तुओं का विशाल संग्रह है। उसी तरह एथेंस पुरातात्विक संग्रहालय, जो कि ग्रीस में है, ग्रीस की प्राचीन वस्तुएं और मूर्तियां यहाँ पे रखी हुई हैं। उसी तरह भारतीय संग्रहालय, जो कि कोलकाता में है, इसमें प्राचीन भारतीय संस्कृति और वस्तुओं को प्रदर्शित किया गया है। बाद चौथा है हमारा प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय यानी नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम। इसके केंद्र की भावना को देखें तो प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय प्राकृतिक दुनिया से संबंधित विषयों जैसे जीव विज्ञान, जीवाश्म विज्ञान, भूविज्ञान और वन्य जीवों को प्रदर्शित करते हैं। इसका उद्देश्य देखें तो ये संग्रहालय पृथ्वी पर जीवन के इतिहास, जीवन के विकास और पर्यावरण के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। इनके संग्रह को देखें तो इसमें जीवाश्म, खनिज और पौधे और प्राणी जगत के नमूने होते हैं। ये जीवों और पृथ्वी की प्राकृतिक प्रक्रियाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। उदाहरण के तौर पर देखें तो प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय लंदन, जो कि डायनासोर के जीवाश्म और वैज्ञानिक संग्रह को प्रस्तुत करते हैं। उसी तरह फील्ड म्यूजियम शिकागो, ये प्राकृतिक इतिहास और पर्यावरण के बारे में जानकारी देने वाला संग्रहालय है। उसी प्रकार पांचवा है हमारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी संग्रहालय यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी म्यूजियम। इसकी केंद्रीय भावना प्रौद्योगिकी और नवाचार के इतिहास को प्रदर्शित करना होता है। इसका उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास और उनके आविष्कार और समाज पर उनके प्रभाव के बारे में जानकारी प्रदान करना है। इनके संग्रह को देखें तो इनमें विज्ञान उपकरण, आविष्कार, मॉडल और प्रौद्योगिकी के विभिन्न पहलुओं से संबंधित प्रदर्शनी होती है। विज्ञान संग्रहालय लंदन इसका उदाहरण है, जिसमें विज्ञान के विकास पर आधारित प्रदर्शनी रखी गई है। इसी तरह और भी उदाहरण यहाँ दिए गए हैं, आप देख रहे हैं। उसी तरह है छठा हमारा जातीय और सांस्कृतिक संग्रहालय, जो कि जातीय समूह और समुदाय और संस्कृति के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। इनका उद्देश्य सांस्कृतिक विविधता को उजागर करना और विभिन्न जाति और समुदायों के रीति रिवाज, परंपरा और जीवन शैली को प्रस्तुत करना है। इनके संग्रह में पारंपरिक वस्तु, आदिवासी कला, औजार, धार्मिक प्रतीक और रोजमर्रा की वस्तुएं शामिल होती है। उदाहरण के तौर पे राष्ट्रीय जातीय संग्रहालय जापान, जो कि जापान और अन्य देशों की सांस्कृतिक वस्तुओं को प्रदर्शित करता है। उसी तरह भारतीय संग्रहालय कोलकाता में भारतीय संस्कृति और जातीयताओं के बारे में प्रदर्शनी प्रस्तुत की गई है। इसके बाद सातवां है हमारा बच्चों का संग्रहालय, जो कि चिल्ड्रंस म्यूजियम जिसे कहते हैं। बच्चों के संग्रहालय बच्चे के लिए डिजाइन किए गए संग्रहालय होते हैं, जिनमें इंटरैक्टिव और हाथों से अनुभव करने योग्य प्रदर्शनी होती है। इनका उद्देश्य बच्चों को खेल, प्रयोग और खोज के माध्यम से सीखने का अवसर प्रदान करना है। इनके संग्रह में विज्ञान, कला, इतिहास और प्राकृतिक दुनिया के संबंधित वस्तु होते हैं। उदाहरण के तौर पर देखें तो बोस्टन चिल्ड्रन म्यूजियम विज्ञान और कला से संबंधित इंटरैक्टिव प्रदर्शनी को प्रस्तुत करता है। उसी तरह इंडियानापोलिस चिल्ड्रन म्यूजियम, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा बच्चों का संग्रहालय है। अब हम आठवां प्रकार को देखते हैं, यह है स्मारक और जीवनी संग्रहालय, मेमोरियल एंड बायोग्राफिकल म्यूजियम। ये संग्रहालय किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या फिर महत्वपूर्ण घटनाओं को समर्पित होते हैं। ये संग्रहालय किसी व्यक्ति या घटना की जीवनी, योगदान और प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। इनके संग्रह में
व्यक्तिगत वस्त्र, पत्र, चित्र और घटनाओं से जुड़े अन्य सामान होते हैं। जैसे एनी फ्रैंक हाउस, जो कि एनी फ्रैंक जो कि एक राइटर थी, और होलोकॉस्ट से संबंधित संग्रहालय है। गांधी स्मृति म्यूजियम जो कि नई दिल्ली में है, इसमें महात्मा गांधी के जीवन को चित्रित किया गया है। उसी तरह अब्राहम लिंकन प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के जीवन को प्रदर्शित करने वाला संग्रहालय है। उसी प्रकार हमारा 9वां जो म्यूजियम का प्रकार है वो है वर्चुअल संग्रहालय। वर्चुअल संग्रहालय मुख्य रूप से ऑनलाइन होते हैं, जो संग्रह और प्रदर्शनी की डिजिटल प्रतियां प्रदान करते हैं। ये संग्रहालय इंटरनेट के माध्यम से वैश्विक दर्शकों तक संग्रह की पहुंच सुनिश्चित करते हैं। उदाहरण के लिए गूगल आर्ट्स एंड कल्चर दुनिया भर के संग्रहालयों की वर्चुअल टूर और प्रदर्शनी गूगल आर्ट्स और कल्चर में प्रदर्शित किया जाता है। वर्चुअल म्यूजियम ऑफ कनाडा और लुव्र म्यूजियम वर्चुअल टूर इसके और उदाहरण हैं। इसके बाद 10वां प्रकार है विशेष संग्रहालय यानी स्पेशलाइज्ड म्यूजियम। ये संग्रहालय विशेष प्रकार के विषयों जैसे खेल, फैशन, संगीत और परिवहन पर आधारित होते हैं। इनका उद्देश्य विशेष क्षेत्रों के बारे में गहरी जानकारी देना है, जैसे खेल का इतिहास, संगीत की धारा या वाहनों का विकास। इसके उदाहरण में तो रॉक एंड रोल हॉल ऑफ फेम जो कि क्लीवलैंड में है, इसमें रॉक संगीत के इतिहास पर आधारित प्रदर्शनी चित्रित की गई है, प्रस्तुत की गई है। उसी प्रकार फैशन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी म्यूजियम जो कि न्यूयॉर्क में है, इसमें फैशन और डिज़ाइन का इतिहास को बताया गया है। उसी तरह हेनरी फोर्ड म्यूजियम जो कि मिशिगन में है, इसमें अमेरिकी नवाचार और परिवहन का इतिहास को बताया गया है। निष्कर्ष के तौर पे कहें तो संग्रहालय हमारे समाज की संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षक होते हैं। ये केवल कलात्मक और ऐतिहासिक वस्तुएं प्रदर्शित करने के लिए नहीं होते हैं, बल्कि ये समाज के विकास और विविधता और वैज्ञानिक सोच को भी उजागर करते हैं। विभिन्न प्रकार के संग्रहालय जैसे कला, इतिहास, विज्ञान और विशेष संग्रहालय जनता को विभिन्न प्रकार की शिक्षा प्रदान करते हैं, विभिन्न विषयों के प्रति रुचि और समझ पैदा करते हैं। संग्रहालयों का उद्देश्य न केवल संग्रह करना है, बल्कि जनता को विचारशील और जानकार और समझदार नागरिक बनाना है। इस प्रकार हमारा ये सब्जेक्ट समाप्त होता है यहाँ पे। इसके दोनों यूनिट इस वीडियो में कवर हो चुके हैं। आशा करता हूँ जो भी बातें बताई गई वो आपको समझ में आ गई होंगी। अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके PYQ पे मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है जिसमें मैंने PYQ को बनाया है, तो उसमें आप क्वेश्चन देखिए और उसे सॉल्व करके आप परीक्षा में जा सकते हैं। धन्यवाद।